3 बकेट स्ट्रेटजी। भाई साहब, इस वीडियो का लोगों को काफी इंतजार था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रहे थे कि सर 3 बकेट स्ट्रेटजी क्या होती है, ये मॉडल क्या है, हमें समझाइए ताकि हमें पता लगे। फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आओ, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल जिसमें हमने बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा से कैलकुलेशन करा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ठोस डाटा होना चाहिए जिसमें हम कैलकुलेट करें। तो हमने एक उदाहरण लेके चला है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने 1 अक्टूबर 2010 को 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए अगर होते, ठीक है, उसमें हमने कैलकुलेट करा इन्वेस्ट करने के बाद उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ मालूम है? उस दौरान अभी तक उसे 5 बार लॉस हुआ है। 2010 से लेकर 11 में 25% का लॉस, 2013 से 14 में 21% का लॉस, 15-16 में 19% और 18-21 में 43% जिसमें कोविड, और 2024-25 में 23% लॉस भी हुआ है। ये भी आया है भाई साहब सिक्वेंशियल रिटर्न ऑफ रिस्क। काफी लोग कहते हैं कि अगर हम इन्वेस्ट कर दे उसके बाद लॉस हो जाए तो क्या होगा, एसडब्ल्यूपी फेक है, बर्बाद है। लेकिन मैं एक रियल कैलकुलेशन लेके आया हूं पास्ट हिस्टोरिकल एनएवी से, और ये होते हुए भी 1 जनवरी 2026 तक वो टोटल विड्रॉल कितना कर चुका होगा मालूम है? 85,50,000, और आज उसकी वैल्यू 8 करोड़ 76 लाख है। 5 बार लॉस होने के बाद भी। देखिए 8 करोड़ 76 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये कैसे, लेकिन ये रियल प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है पास्ट एनएवी से। आपके सामने एक्सेल शीट आने वाली है, देखना बहुत मजा आएगा। इस वीडियो से सीखना आप कि भाई साहब किस तरह से एक एसडब्ल्यूपी का 3 स्ट्रेटजी मॉडल होता है। देखिए जो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है एसडब्ल्यूपी, और अगर हम 3 बकेट स्ट्रेटजी को समझे तो उसके लिए एक ठोस डाटा होना चाहिए। तो मैंने 1 अक्टूबर 2010 से लेकर 1 जनवरी 2026 करीबन 15-16 साल का डाटा निकाला। एमफी की ऑफिशियल साइट से एनएवी निकाली, जो कि हम एक्सेल शीट में देखेंगे। उसमें हमने पास्ट परफॉर्मेंस भी देखा, 4 से 5 बार जब हमें लॉस हुआ वो भी हमने देखा, और हिस्टोरिकल एनएवी कैलकुलेशन से हमने सब चीज करी। ये सिर्फ हवा वाली बात है, हाइपोथेटिकल बात नहीं है। हाँ, हम ये उदाहरण समझ रहे, लेकिन इसके अंदर जो डाटा है वो पास्ट का है, और ऑफिशियल पास्ट का डाटा जो कि लिखा हुआ है वो कभी बदला नहीं जाता। और इस दौरान हम 4-5 चीज और देखेंगे। 2010 से 2025-26 में इन्फ्लेशन का क्या हुआ, क्योंकि 10 से 15-16 साल में इन्फ्लेशन भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। टैक्स, उस 10 साल में कितना टैक्स था, कितना था, हमने कितना पेड करा। बियर मार्केट, जब मार्केट में मंदी आई 5 बार, उस दौरान उस फंड के हाल क्या थे। और साथ में अगर हम एज्यूम करें उस एजम्पशन की भाई साहब हम थोड़ा सा बड़ा अमाउंट करके अगर हम निकालें तो एसडब्ल्यूपी की सिचुएशन क्या रही होगी। हम उदाहरण चालू करें, पास्ट एनएवी को कैलकुलेट करें एक्सेल शीट पे। उससे पहले समझना चाहिए कि भाई साहब एसडब्ल्यूपी ये सिस्टमेटिक जो विड्रॉल प्लान 3 बकेट स्ट्रेटजी होती क्या है, क्योंकि आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे कि 3 बकेट स्ट्रेटजी क्या है तो वो भी कुछ सजेस्ट करना। तो एक थंब मॉडल, एक मैं रूल बता रहा हूं कि बेसिक रूल एक्चुअली होता क्या है। देखिए इसमें जो कॉर्पस रहता है, जितना भी अमाउंट होता है उसको हम 3 भाग में बांट देते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पहली बकेट, दूसरी बकेट और तीसरी बकेट। और देखिए एसडब्ल्यूपी जो हम काय के लिए करते हैं, 2-3 ऑप्शन के लिए, या तो रिटायरमेंट प्लान के लिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट आ जाए और आपको कुछ समय तक आपको एक नियमित रूप में मंथली क्वार्टरली अमाउंट मिलता रहे, या फिर आप इसको कस्टमाइज करते हैं बहुत सारे लोग कि भैया जिनका होम लोन चल रहा है, कार लोन चल रहा है, ईएमआई चल रही है कुछ, तो उसके हिसाब से उसे वो मैनेज करते हैं, जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर करता है। 3 बकेट लेके चलते। पहली बकेट का टाइम फ्रेम होता है 1 से 2 साल, जिसमें लो रिस्क फंड होते हैं जैसे लिक्विड फंड या फिर एफडी। इससे एक रेगुलर इनकम होती है, इससे कुछ हमें रिटर्न नहीं चाहिए लेकिन रिस्क भी नहीं होना चाहिए, तो हम बहुत ही लो रिस्क हम इसमें फंड रखते हैं या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट रख दे। दूसरी बकेट में हम टाइम होरिजन वो वाले चीज रखते हैं जिसका टाइम होरिजन 3 से 7 साल हो। मीडियम रिस्क जिसमें बैलेंस या फिर हाइब्रिड फंड होता है। हाइब्रिड फंड मतलब जिसमें डेट और इक्विटी का दोनों एक्सपोजर होता है। और तीसरी बकेट जनरली हम 7 साल या उससे ज्यादा के लिए रखते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क होती है, इसलिए इसमें इक्विटी या ग्रोथ फंड होते हैं जो कि लंबे समय तक हमें ग्रोथ प्रदान करता है। लेकिन ध्यान रखिए, पहली बकेट लो रिस्क होती है, दूसरी बकेट थोड़ी मीडियम रिस्क होती है, और तीसरी बकेट जो है वो बहुत ज्यादा रिस्की होती है। और म्यूचुअल फंड हो या शेयर मार्केट हो, ध्यान रखिए इन्वेस्टमेंट टू मार्केट रिस्क। पास्ट परफॉर्मेंस में क्या हुआ जरूरी नहीं फ्यूचर में मिलेगा। और इस 3 बकेट का भाई साहब एक थंब रूल बनाया गया है कि एसडब्ल्यूपी जो रूल थंब रूल माना गया है कि वो है 6%। मतलब जो भी आप इन्वेस्ट करें उसका 6% अगर आप ईयरली विड्रॉल करेंगे तो संभावना होगी कि आपकी ये 3 बकेट स्ट्रेटजी मॉडल शायद सक्सेसफुल हो। उदाहरण के तौर पे मान लो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, अगर आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे तो उसका 6% कितना होता है, 6 लाख। तो अगर आप 6 लाख मतलब 50,000 साल का निकालेंगे तो शायद आप लंबे समय तक अच्छी इस एसडब्ल्यूपी स्ट्रेटजी मॉडल को अपना पाएंगे, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड दोनों देखते हुए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक्सेल शीट आपके सामने आ रही है, और उससे पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो में इस एक्सेल शीट में जो भी फंड के नाम आ रहे वो मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूं। जो भी आपको फंड लेना है आप आपके पर्सनल एडवाइजर की सलाह से रहे। हमने ये फंड इसलिए लिए तो क्योंकि इसका जो डाटा है वो 15 साल या उससे पुराना है। कई सारे ऐसे फंड है जिनके डाटा लंबे समय का नहीं मिला, बट मुझे ये एमफी की वेबसाइट से ये वाला डाटा मिला तो मैंने वो लिया। हम सिर्फ उदाहरण लेके चल रहे हैं,
मैं आपको लेने की सलाह नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको SWP मॉडल, जो 3 बकेट स्टडी मॉडल होता है, वो समझाने का तरीका है। मैं आपको बता दूं कि हमने यहां पर 3 बकेट रखी है और हमने एज्यूम करके रखा है कि 1 अक्टूबर 2010 को शायद किसी बंदे ने 1 करोड़ रुपए अगर इन्वेस्ट किए होते तो ठीक है, उसे हमने 3 बकेट में ट्रांसफर करा है। सबसे पहली बकेट में हमने 2 साल के लिए पैसा रखा है। देखिए, हम इसमें विड्रॉल लेके चल रहे 50,000, जो कि 1 नवंबर 2011 से चालू होगा। मतलब इस बंदे ने 1 अक्टूबर 2010 को इन्वेस्ट किए थे, 1 साल का वेट किया था और वेट करने के बाद ही 50,000 रुपये महीना निकाला। मतलब 6% का हमने लेके चला, क्योंकि 6% एक सेफ परसेंटेज होता है, एक थंब रूल होता है SWP प्लान का, 3 बकेट स्टडी का। तो हमने 50 लेके चला और उससे हमने एजम्पशन से कैलकुलेट करा। तो ये भी एजम्पशन ही है पूरा, ठीक है। 1 नवंबर को करा और पहली बकेट में हमने 2 साल का पैसा रखा, 12 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। दूसरी बकेट में हमने 38 लाख रुपए रखे और तीसरी बकेट में हमने 50 लाख रुपए रखे, ठीक है। और विड्रॉल 50,000 रुपए मंथ चालू करा। तो ये आ गई आपके सामने एक्सेल शीट, ठीक है। पहली बकेट हमने लिए निप्पॉन लिक्विड। काफी लोग सवाल थे क्या इसमें FD रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, आपके ऊपर है। वो भी हम देखेंगे कि FD के क्या रूल्स है, नॉर्म्स है और क्या ये बेहतर है, क्या वो बेहतर है। हम दोनों चीज देखेंगे, आप डिसाइड करेंगे, आपके ऊपर है। मैं तो सब कुछ जानकारी एजुकेशनल रूप से आपको बताऊंगा। पहले में हमने निप्पॉन लिक्विड रखा है। फंड के नाम को ना ध्यान दें, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, फिर आपको कह दूं। देखिए, लिक्विड फंड हमने इसलिए रखा है क्योंकि लिक्विड फंड को माना जाता है कि ये इसमें रिस्क ना या बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि लिक्विड फंड सेफ रहता है, माना जाता है कि कुछ हद तक सेफ रहता है और ये रिटर्न शायद FD के आसपास ही देता है, 6-7%, ठीक है। क्योंकि हमें एक रेगुलर इनकम के लिए ले रहे हैं तो हम उसमें रिस्क नहीं ले सकते। दूसरा फंड हमने लिया है SY इक्विटी हाइब्रिड फंड। ध्यान रखिए, इस फंड में डेट और इक्विटी दोनों का होता है। क्यों? क्योंकि डेट का भी एक्सपोजर रहता है, जो कि कुशन सेफ्टी प्रदान करता है, और इक्विटी से संभावना ये होती है कि अगर मार्केट अच्छा चले फ्यूचर में शायद, तो शायद हमको कुछ अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना हो। और तीसरे में हमने एक रिस्की फंड लिया है। लोग इसमें इक्विटी लार्ज कैप रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, बट हमने स्मॉल कैप फंड रखा है जो बहुत ज्यादा रिस्की होता है। मैं आपको बता दूं, स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा रिस्की होता है म्यूचुअल फंड में। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छे एडवाइजर से सलाह लेके आपके टाइम हॉरिजॉन को समझ के लेते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपके लिए फायदेमंद हो। लेकिन ध्यान रखिए, ये सबके लिए नहीं है, इसलिए इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, 1 अक्टूबर को इन्वेस्ट करा और ये जो NAV आपके सामने 1 अक्टूबर लिक्विड फंड की NAV 2300 थी। उस टाइम हाइब्रिड की जो थी SBI हाइब्रिड की 54 थी और स्मॉल कैप की 10 रुपए थी। तो आप एमफी की ऑफिशियल साइट से हर हिस्टोरिकल NAV देख सकते हैं। जो मैंने NAV निकाली आप देख रहे हैं, 1 अक्टूबर 2010 को 10 रुपए 01.75 पैसे की थी। ये देखिए 10.01, और इस हिसाब से सारी NAV निकाल सकते हो आप। ऑफिशियल डाटा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डाटा मैंने ऑफिशियल से निकाला है, आप चेक कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2010 को किसी अगर बंदे ने उस टाइम पास्ट में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे थे, तो उसमें से उसने 2 साल का पैसा लिक्विड फंड में डाला, तो यहाँ 12 लाख इसमें पटक दिए। हाइब्रिड फंड में उसने 38 लाख रखा और बचा हुआ फंड उसने स्मॉल कैप फंड में रखा। लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद ही आप देख रहे हैं कि NAV में और बियर मार्केट चालू हो गया। 1 जनवरी 2011 से लेकर बियर मार्केट चलता रहा और आप देख रहे हैं उसके उस टाइम शायद यूरोपियन डेब्ट क्राइसिस था, जिसमें करीबन स्मॉल कैप फंड में 25% का लॉस और हाइब्रिड में 23। तो काफ़ी बुरा लगता है जब अपन इन्वेस्ट करें और 1-2 महीने बाद ही लॉस हो जाए। और SWP का नियम यही कहता है कि हमें 1 साल वेट करना चाहिए। तो अगर उसने 1 साल वेट करा होता तो 1 नवंबर 2011 से उसने SWP चालू करी। मतलब 1 अक्टूबर 2010 से 1 अक्टूबर 2011 1 साल हो चुके। अब 1 साल बाद उसने निकाला। क्यों? क्योंकि 1 साल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमें फायदा मिलता है, शॉर्ट टर्म नहीं लगता है। देखिए, लिक्विड फंड में तो शायद लॉस ना के बराबर होता है, क्योंकि लिक्विड फंड एक सेफ फंड माना जाता है। तो यहाँ पर 12 लाख जब उसने निकालना चालू करा तो करीबन 80-90 हज़ार, करीबन 2 महीने का आए उसके पास पेमेंट एक लिक्विड फंड से आ चुका था, ठीक है। हाइब्रिड फंड देखे तो इसमें लॉस हो चुका था। 38 लाख की वैल्यू 32 लाख हो चुकी थी और 50 लाख जो स्मॉल कैप में कहता हूँ सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, उसमें भी लॉस करीबन 5 लाख रुपए का हो गया था। उसने जैसे ही पैसा निकालना चालू करा 1 अक्टूबर 2009 का, तब उसने लॉस में ही निकाला, ठीक। काफ़ी लोग कहते हैं ना कि हम इन्वेस्ट कर दे, लॉस हो गया तो क्या हुआ। देखिए, ये पास्ट का उदाहरण बता रहा है कि इस बंदे ने लॉस में पैसा निकाला। तो उसने 1 नवंबर से निकालना चालू करा 50,000 और 2 साल का पैसा था, ठीक है। तो यहाँ पर उसने पैसा निकालना चालू, साल बढ़ते गए, बियर मार्केट बुल मार्केट आते गए। जैसे ही 2 साल का पैसा 50,000 की वैल्यू अगर उसकी खत्म हुई तो उसने फिर क्या करा, 1 जनवरी 2024 को
27 महीने तक वो पैसे निकालता रहा। क्यों? क्योंकि लिक्विड फंड में भी करीबन 98,000 के आसपास पैसा बन चुका था, उसने वेट करा था। 1 दिसंबर को पैसा उसका लगभग खत्म हो चुका था, करीबन 1.5 लाख के आसपास, 3 महीने का था। तो उसने क्या करा, 1 जनवरी 2014 को उसके बकेट 2 हाइब्रिड फंड से फिर 12 लाख तो नहीं निकाले, बट हाँ 1.5 लाख पहले से पड़े थे और बचा हुआ करीबन मुझे लगता है शायद 10 लाख, 10.5, 11 के आसपास उसने बकेट 2 से बकेट 1 में रिफिल करा। बकेट 2 से बकेट 1 में, ठीक है। देखिए यही होता है एक रिस्क मैनेजमेंट, कि जब उसने पैसा बकेट 2 से बकेट 1 में गया तब उसने इन्वेस्ट 38 लाख करे थे, बट लॉस होके 32 लाख पे आ गया, 29 लाख पे भी आ गया, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। लेकिन जब निकालने की बारी आई तो वैल्यू 42 लाख के आसपास थी। यही होता है 3 बकेट मेन स्ट्रेटजी जो मॉडल रहता है उसका, क्योंकि ये कुछ हद तक हमें एक साइकोलॉजिकल प्रदान करता है। प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है फ्यूचर में, तो उसमें साइकोलॉजिकल हमें स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करता है। फिर 2 साल का पैसा लगा और उसके बाद फिर 13 में भी मंदी आई थी और इस दौरान 13-14 में भी टैपेट रेट्रम में इसे लॉस हुआ था करीबन 21% का स्मॉल कैप में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप रिस्की होता है। हाइब्रिड रिस्की तो होता है बट स्मॉल कैप के मुकाबले कम होता है, तो लगभग 7% के आसपास हुआ था 2013-14 के आसपास। उस टाइम में अगर आप NAV देख रहे हैं तो 9 रुपये पे आ गई थी। इन्वेस्टमेंट NAV 10 रुपये थी और आप देख रहे हो कि हाइब्रिड फंड की भी NAV लगभग उसी रेट के आसपास थी। और फिर उस टाइम उस दौरान उसे लॉस भी होता, बट हाँ वो रेगुलर 50,000 निकलता रहा। फिर नॉर्मल मार्केट रहा, कुछ बुल मार्केट आए और उसके बाद 1 जनवरी को उसकी फिर बकेट 1 कम खत्म हो गई थी, करीबन 1.5 लाख के आसपास पैसा बचा था। फिर उसने बकेट 2 से बकेट 1 में रिफिल करा, करीबन 10 से 11 लाख के आसपास जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचा था, कुल मिला के 12 लाख उसने फिल कर दिया। और इस दौरान फिर मार्केट गिर गया था। 15-16 में चाइना मार्केट का क्रैश हुआ था, शायद डिवैल्यूएशन हुआ था उस दिन युआन का, और फिर नोटबंदी भी शायद उस दौरान हुई थी। तो करीबन 20% के आसपास स्मॉल कैप मार्केट का गिरा था, इस फंड का गिरा था। और हाइब्रिड फंड में भी 8% का लॉस हुआ था। उस लॉस के दौरान भी उसने विड्रॉल चालू करा, क्योंकि उसका मकसद ही यही था कि उसको रेगुलर इनकम चाहिए थी। और फिर मार्केट चलता रहा और 2018-19 में फिर लॉस आने लग गया उसको। सेबी ने कुछ मिड कैप वगैरह में, स्मॉल कैप में कुछ रिएक्ट हुआ था, उनका कुछ न्यूज़ आई थी। और इस दौरान आपने देखा होगा भारत में एक न्यूज़ आई थी कि IL&FS यस बैंक में कुछ इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आता, जिसके कारण मार्केट गिरा था। और 20 में कोविड भी आया था। भाई साहब कोविड में आप देख रहे हो स्मॉल कैप करीबन 40% से ज़्यादा इसका लॉस हुआ था। हाइब्रिड फंड में भी 21% का लॉस, कोविड में भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। और 1 अक्टूबर 2021 को फिर उसने रिफिल करा 50,000 रुपये, और उस टाइम NAV इतनी, तीनों की NAV इतनी थी। फिर से रिफिल करा और फिर बढ़ता गया और कम होता गया, बढ़ता गया, कम होता गया। ये सब नॉर्मल चलता रहा मार्केट। उसने अपना विड्रॉल चालू रखा। एट द एंड टोटल वो 171 बार निकाल चुका था, और 171 इंटू 50,000 करीबन 85,50,000 वैल्यू होती ही। और एट द एंड उसके पास करंट कॉर्पस 8 करोड़ 76 लाख का था। ध्यान रखिए ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल हमने लिया पास्ट डाटा को देखते हुए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने नोटिस करी होगी, कभी भी बकेट 3 मतलब स्मॉल कैप से बकेट 2 में उसने नहीं डाली। यही एक खूबसूरती होती है 3 बकेट स्ट्रेटजीज की मॉडल की। जब आप अच्छे क्वालिटी के किसी फंड एडवाइज़र से फंड लेते हो, फंड एडवाइज़र से सलाह लेकर अगर आप कोई फंड लेते हो और आपकी पर्सनल कस्टमाइजेशन, आपकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि इंडिविजुअल डिपेंड करती है, उससे अगर आप आपकी तीनों बकेट की स्ट्रेटजी बनाते हो तो डेफिनेटली हमें फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन आपका फंड सही होना चाहिए, फंड एडवाइज़र सही होना चाहिए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट शेयर मार्केट हो गया या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड हो गया, पास्ट परफॉर्मेंस ज़रूरी नहीं फ्यूचर में होगी। फ्यूचर में लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, कोई गारंटेड नहीं है। देयर इज अ नो गारंटेड इन स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपके सामने जो आ रहा है टैक्स, क्योंकि टैक्स भी कैलकुलेट, जब पास्ट का डाटा हम लेके आए तो पास्ट में कुछ ना कुछ टैक्स लगा होगा। देखिए हमने कैलकुलेट करा था 2010 से लेके अभी 1 जनवरी 2024 तक, इस दौरान कुछ टैक्स उस टाइम चेंज हुए थे। पास्ट डाटा हम देखें तो 2011 से 2018 के बीच में हमें मालूम है कि 18 के पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भारत में 0 था। तो जितना भी पैसा विड्रॉल करा था उसने 37,50,000 के आसपास, उस पर शायद कोई टैक्स नहीं लगा था। ठीक है, 18 और 24 के बीच में 10% LTCG करा था निर्मला सीतारमन जी ने, तो उस दौरान करीबन 39-40 लाख के आसपास विड्रॉल करा होगा और टैक्स सिर्फ लगा था 1.7। देखिए लोग बहुत गलत समझते हैं कि टैक्स पूरे पे लगता, नहीं, टैक्स लगता है सिर्फ आपके
गेन पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और 2024 और 2026 के बीच में अगर आप देखें तो करीबन 12.5% अभी LTCG चल रहा है, और उसमें करीबन 9 लाख के आसपास उसने निकाला और टैक्स 1.1 लाख उसने भरा। ठीक है, तो टोटल उसने 85.5 लाख का विड्रॉल करा और 2.8 लाख टैक्स वो दे चुका था। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, पास्ट का उदाहरण ही है, हमने NAV से, हिस्टोरिकल NAV से कैलकुलेट करा पास्ट का। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि क्या हम पहली बकेट में FD नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते, क्योंकि हमें तो रेगुलर इनकम चाहिए और FD के लिए भी होता है। देखिए FD के लिए क्या होता है मैं आपको बता दूं, FD के कुछ एक नियम्स होते। FD की जो इनकम कहलाती है वो इंटरेस्ट इनकम कहलाती है, और म्यूचुअल फंड से विड्रॉल कर रहे हो आप वो कैपिटल गेन कहलाती है, क्योंकि लिक्विड फंड को अब भारत में कैपिटल गेन में ले लिया गया है कुछ समय बाद, तो ये कैपिटल गेन कहलाती है। तो और FD में TDS भी कटता है। और उसके साथ में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि अगर आप FD कर रहे हो, मान लीजिए आपने 10 लाख की FD करी उदाहरण के तौर पर, और आप उससे विड्रॉल, वो पूछता है ना कि आपको मंथली विड्रॉल चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए या क्वार्टरली विड्रॉल इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, इंटरेस्ट ही आता है और उस इंटरेस्ट पे TDS भी लगता। अब मान लीजिए आपने 10 लाख की करी और उससे 10,000 20,000 की अगर आप मंथली विड्रॉल की आपने अगर ऑप्शन लिया, और इस दौरान आपको 5 लाख की या 2 लाख की जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी, भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े, तो उसके लिए क्या FD से निकलेगा? नहीं, FD हमें पूरी ब्रेक करनी पड़ती। लेकिन लिक्विड फंड की यही खासियत है, जिसमें MP भी इसको सपोर्ट करता है कि आपको जितना जरूरत हो उतना पैसा निकाल सकते हो उस यूनिट को, आपको पूरा नहीं बेचना। प्लस इसमें कोई TDS का लफड़ा नहीं, प्लस इसमें कोई पेनल्टी नहीं। FD में तो अगर आप उसकी जो मैच्योरिटी के अगर पहले अगर कुछ विड्रॉल करते या तोड़ते तो शायद 1% की पेनल्टी लगती है, लेकिन लिक्विड फंड में 7 दिन के बाद कोई पेनल्टी नहीं लगती फिलहाल अभी। तो अगर आपने इसको FD करा तो हो सकता है 25 लाख प्लस कुछ TDS का टैक्स दे चुके, और ये 30% स्लैब में भी आ सकता है। आप किसी CA से पूछेंगे तो वो बेहतर समझा पाएगा, लेकिन हाँ एक मोटा तौर पर रफली हम देखें तो ये आपकी स्लैब इनकम में जुड़ सकता है। तो कुल मिला के देखें तो FD और म्यूचुअल फंड दोनों की अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन अगर आप SWP मॉडल में करें तो मुझे लगता है शायद अगर आप लिक्विड फंड में करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आखिरी डिसीजन आपका ही है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये तो उस टाइम का दौर था, उसका अच्छा समय था कि उस टाइम भारत में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं था, अब तो टैक्स लगता, अब का क्या? तो हम एक और हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के लगते हैं। मान लीजिए कि 2010 जब से हमने इन्वेस्ट करा और विड्रॉल करा उस दौरान 12.5% तक, आज की सिचुएशन को हम 15 साल 16 साल पहले खींच के लेके चले तो क्या स्थिति होगी? देखिए रियल हिस्ट्री तो हमने देखी, करीबन 2018 तक तो 0% टैक्स था, फिर 10% था, फिर 12.5 हुआ, तो टोटल टैक्स हमने कितना भरा? करीबन 2,80,000 रियल सिचुएशन, जो कि हमने पास्ट डाटा से कैलकुलेट करी। हाइपोथेटिकल हम कैलकुलेट करें कि मान लीजिए कि 2010 से ही 12.5% टैक्स है, तो आप टोटल टैक्स कितना भर देंगे? 6.7 लाख। ये कैलकुलेट हुआ है साहब, ये जो कैलकुलेट हुआ ना ये NAV के और विड्रॉल से कैलकुलेट हुआ। ये ऐसी हवा वाली बात नहीं है। ये जो कैलकुलेशन होता ना, मैं आपको कह रहा हूं कि विड्रॉल जो पैसा आप निकालते हैं, देखिए इसमें इंटरेस्ट तो नहीं होता, कैपिटल गेन होता, तो आपका प्रिंसिपल और गेन दोनों आता है, सिर्फ गेन पे रखता है। तो भी आप देखें तो सिर्फ 6.7 लाख इतने सालों में वो शायद दे चुका होता, क्योंकि ये भी हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। आज के सिनेरियो में हमने एक रियलिस्टिक कैलकुलेट करा हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल को समझ के। अब बात है इन्फ्लेशन की साहब, कि चलिए इन्फ्लेशन तो देखिए 2010 में हमने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे थे। अब आज के सिचुएशन में अगर हम इन्वेस्ट करें तो हमें इन्फ्लेशन के हिसाब से कितने करने पड़ते और आज उसकी वैल्यू क्या होती? ठीक है, ये भी हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। देखिए 2026 में हमारी जो वैल्यू आई है 1 जनवरी 2026 को जो NAV जो एमफी में दिखाई गई है उस आधार पे हमने जो कैलकुलेट करी 8 करोड़ 76 लाख उसकी वैल्यू होती 1 जनवरी तक। उदाहरण पे अगर हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करें तो इन्फ्लेशन हटा के 6% सालाना भी हमने मान के चला तो आज उसकी वैल्यू 7.18 करोड़ होती। तो आप सोचिए आज के समय में विदाउट इन्फ्लेशन 8.5 हो रही है और विद इन्फ्लेशन 7.6 करीबन 1.5 करोड़ का हमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो भी मुझे लगता है कि शायद ये एक अच्छा अमाउंट है। तो यही तो है भाई साहब जो 3 बकेट स्ट्रेटजीज है उसकी खूबसूरती। अब काफ़ी लोगों के मन में सवाल आता है कि यार भाई साहब 1 करोड़ का किसी ने इन्वेस्ट करा तो 1 लाख तो निकाल ही सकता है ना, ये प्रश्न होता है। तो देखिए हम हाइपोथेटिकल उदाहरण लेके चलते उसी हिस्टोरिकल NAV से। मान लीजिए कोई बंदा सेम सिचुएशन में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, और उस 50,000 की जगह 1 लाख रुपए विड्रॉल करता है तो सिचुएशन क्या होती है ये आपके सामने आ रही है। देखिए इसमें भी लॉस हुआ, लेकिन हम बात करें फाइनल वर्डिक्ट की क्या हुआ। देखिए सबसे बुरी बात जो इसमें हुई है कि बकेट 3 का पैसा 1 अगस्त 2012 को पूरा विड्रॉल करके बकेट 2 में डालना पड़ा।
क्यों? क्योंकि हमने 1 लाख रुपए विड्रॉल करा, 12 लाख रुपए हमने बकेट 1 में डाले थे, मतलब 12 महीने के डाले थे, और 12 महीने खत्म होने के बाद जो सिक्वेंशियल रिटर्न ऑफ रिस्क, जब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ी बकेट 2 से, तो बकेट 2 में भी पैसे की कमी हो गई थी, इसलिए बकेट 3 जो है वो पूरी हमें बकेट 2 में डालनी पड़ी सिर्फ 1-1.5 साल बाद। और यहीं पर प्रॉफिट लॉस चलता रहा, बुल मार्केट आया, बेयर मार्केट आया, और एट द एंड अभी तक वो, क्योंकि 171 बार विड्रॉल कर चुका था 1 जनवरी 2026 तक, तो शायद वो 1,71,00,000 निकाल चुका होता, ठीक है। और करंट उसकी वैल्यू बकेट 3 तो जीरो ही हो गई थी, बकेट 2 और बकेट 1 की बात करें तो करीबन 82 लाख वैल्यू आज उसके पास कोऑपरेट शायद होती, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप सिर्फ जो थंब रूल बनाया गया है एक्सपर्टों के द्वारा कि 3 बकेट स्ट्रेटजी में आप 6% लेके चलेंगे तो आप संभावना ज़्यादा अच्छी होगी, और संभावना के हिसाब से देखा तो काफ़ी अच्छी वैल्यू इकट्ठी हुई, करीबन 8.76 करोड़ और 85 लाख। और हमने हमारा एक मैनुअली एजम्पशन लेके चला तो 1,71,00,000 तो निकाल चुका था, लेकिन फाइनल वैल्यू 82 लाख के आसपास बची थी, जो कि बहुत ज़्यादा कम थी, ठीक है। तो ये एक्सेल शीट आपने देखी, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी। इसमें हमने लॉसेस भी देखे, प्रॉफिट भी देखी, टैक्स कैलकुलेशन भी देखा, पास्ट की हिस्ट्री से हमने हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके देखा। लेकिन ध्यान रखिए, जो भी डाटा है, ध्यान रखिए इस डाटा से हमें सीखना है कि एक्चुअली SWP जो 3 बकेट स्ट्रेटजी होती है उसका मॉडल क्या होता है। इस दौरान सिक्वेंशियल रिटर्न ऑफ रिस्क भी, काफ़ी लॉस भी हुए, कुछ प्रॉफिट भी हुए, लेकिन हमने लंबे समय का डाटा इसलिए लिया क्योंकि 15 साल में सारी चीज देख। तो ये जो भी डाटा आपको बताया है ये सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस है, उसमें उतार और चढ़ाव देखते हुए बनाया गया है। रियलिस्टिक NAV जो उस टाइम थी हिस्टोरिकल, वो हमने कैलकुलेट करी। इस वीडियो बनाने का मकसद मुझे आपको डाटा या फिगर बताना नहीं था, इस वीडियो बनाने का मकसद था कि मैं आपको 3 स्ट्रेटजी मॉडल किस तरह से काम करती है वो बताऊं, और उसके लिए एक लंबे समय का डाटा होना जरूर था, इसलिए हमने 15-16 साल का एक उदाहरण लिया। और जो मेन पॉइंट होते हैं भाई साहब 3 बकेट स्ट्रेटजीज के, उसके कुछ ये होते हैं। सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट, हमने 3 बकेट डाली जिससे कुछ ना कुछ रिस्क मैनेज हुई। दूसरा कैश फ्लो कंटिन्यूटी, पहली बकेट हमने लिक्विड रखी, क्यों? क्योंकि क्या है कि लिक्विड फंड जाहिर सी बात है उसमें रिस्क कम होता है या ना के बराबर होता है, जिससे हमारी मंथली इनकम आती रहे। टाइम हॉरिजॉन प्लानिंग की बात करें तो इस 3 बकेट स्ट्रेटजी से एक परफेक्ट टाइम हॉरिजॉन बनता है। टाइम फ्रेम डिसाइड कर सकते हैं 3 बकेट स्ट्रेटजीज के कि 10 साल, 20 साल, 30 साल कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या एजम्पशन लेके चल रहे हैं, और किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग आपका एडवाइजर करे। उसके बाद आता है एसेट एलोकेशन, आप पहले बकेट में क्या रखते हैं, दूसरे बकेट में क्या रखते हैं, तीसरे बकेट में किस तरह का फंड या एसेट रखते हैं। उसके बाद होता है भाई साहब टैक्स एफिशिएंसी। देखिए इस वीडियो में हमने देखा है कि 1 साल का वेट करा, ठीक है। 1 साल वेट करने से 2 फायदे होते हैं। सबसे पहले एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो जाता है, क्योंकि भारत में 1 साल फिलहाल अभी 1 साल वेट करने पे LTCG लगता है 12.5% और 1.25 लाख का हमको छूट मिलती। तो अगर हम 1 साल वेट करेंगे तो शायद जो भी लिक्विड फंड से हमको कुछ ना कुछ हमको रिटर्न मिला तो वो उस पर LTCG लगेगा, ना कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और उसके बाद इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन हमने 6% लेके चला, जो कि एक थंब रूल होता है, ठीक है। आप पर्सनली कुछ भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, बट अगर एक जो सेफ आइडियल माना जाता है जिसपे SWP जो स्ट्रेटजीज मॉडल मानी जाती वो 6% मानी जाती। और उसके बाद बिहेवियर कंट्रोल, साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो उदाहरण में आपने देखा 4 से 5 बार लॉस हुआ, ठीक है। कई बार क्या होता है, सीधी सी बात, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जब हमारा पैसा बड़ा लगा होता है और अगर लॉस हुए तो बहुत ज्यादा हमें दुख होता है। इसलिए जो 3 बकेट स्ट्रेटजीज है ये ऐसा इन्वेस्टमेंट मॉडल है जिसमें हमने लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। तो उम्मीद है कि आपको 3 बकेट स्ट्रेटजी का मॉडल मैं समझा चुका हूंगा। ध्यान रखिए जो भी इस वीडियो में बात हुई ये सिर्फ पास्ट डाटा पे, हिस्टोरिकल कैलकुलेशन पे था। मैं इस वीडियो में कोई भी फंड लेने की या एडवाइस या इन्वेस्टमेंट की आपको सलाह नहीं दे रहा हूं। हो सके तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह लेके फंड जरूर ले। इस वीडियो का मकसद सिर्फ यह था कि आपको एजुकेशनल अवेयरनेस कर सकूं। मैं अभिषेक चौहान, ARN 165168 NISM सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, इस जो हमने 3 बकेट स्ट्रेटजी देखी, इससे रिलेटेड जो भी आपको अगर कुछ डाउट है या प्रश्न पूछने तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ में मैं NISM सर्टिफाइड हूं, तो पर्सनल अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए, वहां से आप मुझसे पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टाग्राम @live.abhishek पे भी फॉलो जरूर करें। मैं वहां पर बहुत ही अच्छी हेल्दी एजुकेशन, फाइनेंशियल अवेयरनेस की वीडियो टॉपिक्स शेयर करते रहता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल भी है, इसके लिंक भी मैंने नीचे दिए। इसमें भी मैं हेल्थ, फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। देखिए इस चैनल का मकसद क्या है, मेरा मकसद क्या है, सिर्फ एक ही है, मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सकूं, फाइनेंशियल अवेयर कर सकूं। एक एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, एजम्पशन लेके हम समझे, क्योंकि किसी चीज को अगर हम उदाहरण के रूप में समझेंगे तो शायद लंबे समय तक समझ में आती है, लेकिन अगर मैं सिर्फ बता दूं एक हवा वाली बातें तो ये गलत होती है। तो उदाहरण के रूप में समझाने का मैं कोशिश करता हूं, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊं, और मैं उम्मीद करता हूं शायद मैं मेरी बात आप तक पहुंचा चुका हूंगा। और साथ में हमारी ब्लॉगिंग साइट भी है moneyblaster.com। इस वीडियो से रिलेटेड और भी अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशनल अवेयरनेस, टिप्स, ट्रिक्स, न्यूज वगैरह डालता रहता हूं मैं उसमें, तो एक बार उसको जरूर चेक करें। और जो भी आप डाटा लेना चाहते हैं, जो भी मैंने एक्सेल शीट बनाई है, एमफी से डाटा कैलकुलेट करा है, जो भी निकाला है, वो सारा
सारा मैंने डाटा, आप नीचे लिंक दी होगी उस पर क्लिक करके वो सारा डाटा आप वहां से ले सकते हैं, ताकि आप एक एजुकेशनल के रूप पे आप एक समझ सके कि क्या हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हैं कि हम एक रियल केस स्टडी को डिस्कस करें, दरअसल हुआ क्या कि एक व्यक्ति ने मुझे कांटेक्ट करा, मैं NISM सर्टिफाइड हूं, तो मुझे कांटेक्ट करा कि सर मेरा 20 लाख का लोन चल रहा है, और उन्होंने काफी मेरी वीडियो देखी थी एजुकेशनल से रिलेटेड, तो उन्होंने पूछा कि सर मेरा 20 लाख का जो लोन चल रहा है 10 साल 12 साल 20 साल जो भी, मैं उसको SIP SWP के थ्रू किस तरह से फाइनेंशियल प्लान कर सकता हूं। देखिए भारत में ऐसे काफी लोग हैं जिनके छोटे छोटे होम लोन चल रहे हैं 5 लाख 10 लाख 20 लाख, वो भी जानना चाहते हैं कि SIP क्या होता है, SWP क्या होता है, किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग वो कर सके। तो मैं कोशिश करूंगा एजुकेशनल रूप से आपको समझाने की कि उस व्यक्ति का जो 20 लाख रुपए का होम लोन है वो हम किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं SIP SWP को लेकर। और ये सब सिर्फ हम एजुकेशनल पर्पस से करेंगे ताकि फाइनेंशियल प्लानिंग को हम बेहतर तरीके से समझ पाए। अगर आप वो वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर लिखें। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको फाइनेंशियल अवेयर कर चुका हूं या कुछ एजुकेशन दे चुका हूं, ताकि आपके जीवन में सकारात्मक चीजें हो और आप खुश रहे और साथ में आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर रहे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच, प्रणाम।